अस्सलामु अलैकुम। अमजद इकबाल अमान एडवोकेट आपकी खिदमत में एक नई वीडियो के साथ हाजिर खिदमत है। आज मेरी वीडियो का उन्वान है हक़ शुफ़ा, जिसको अंग्रेज़ी में प्रीएम्पशन कहते हैं। आपने अक्सर सुना होगा जब प्रॉपर्टी कोई ख़रीदता है तो प्रॉपर्टी डीलर्स भी बोलते हैं और ख़रीदने वाला भी बोलता है कि इस पर शुफ़ा तो नहीं होगा। शुफ़ा होता क्या है, ये कब होता है, किस पर होता है और इसका मकसद क्या है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये कोई अंग्रेज़ी लॉ नहीं है, कोई लॉर्ड मिकॉले का लॉ नहीं है, ये इस्लामी लॉ है, यानी इस्लामिक लॉ है, जिसके मानी हैं टू अवॉइड द स्ट्रेंजर, यानी किसी अजनबी को अवॉइड करना। फ़र्ज़ करें मोहल्ले में कोई घर बिक रहा है तो मोहल्लेदार चाहते हैं कि इसी मोहल्ले का कोई आदमी उसको ख़रीद ले। अगर कोई अजनबी आएगा तो अजनबी हो सकता है किसी और मसलक का हो, कोई और कौम का हो, कोई और मसले हो। हमारे तो आपस में जो है ना एक दूसरे के साथ अब ताल्लुक़ कायम हो चुका है, लिहाजा मोहल्ले है का ही कोई आदमी अगर इसे ख़रीद ले तो हम इसी तरह किसी स्ट्रेंजर को अवॉइड करेंगे। इसलिए इसको कहते हैं टू अवॉइड द स्ट्रेंजर, यानी कोई अजनबी को अवॉइड करना कि वो यहाँ ना आए। और ये इसको अंग्रेज़ी में प्रीएम्पशन कहते हैं, हक़ शुफ़ा। अब शुफ़ा क्या होता है, यही कि सबसे पहले आपने ये देखना है कि ये शुफ़ा होता किन पे है, किस प्रॉपर्टी पे होता है। याद रखिए कि ये जो शुफ़ा है जिसको हक़ शुफ़ा कहते हैं, प्रीएम्पशन कहते हैं, अपना अपना हक़ जताते हैं कि ये मैं लूँगा, ये ज़मीन, ये प्रॉपर्टी, तो उसके लिए ज़रूरी है कि वो जो प्रॉपर्टी है वो मुकम्मल तौर पे सेल हो चुकी हो। ऐसा ना हो कि वो कोई सेल डीड हो, कोई मुआहदा हो चुका हो और कोई वो मुआहदा ऐसा हो कि जो अभी मुकम्मल ना हुआ हो, तो उस पर किसी किस्म की जो है ना शुफ़े का हक़ आप नहीं रखते। जब आप मुकम्मल तौर पे पैसे एक आदमी वसूल कर ले और उसको रजिस्ट्री और इंतकाल कर दे तो उस पे शुफ़ा होता है, और ये इमूवेबल प्रॉपर्टी पे होता है। और इमूवेबल प्रॉपर्टी कहते हैं गैर मनकूला जायदाद को। तो गैर मनकूला जायदाद जब फ़रोख्त होती है और उसकी वो जो फ़रोख्त का मुआहदा होता है, वो डीड होती है, वो मुकम्मल हो जाए, वो इंतकाल रजिस्ट्री हो जाए, तो आपका हक़ बनता है कि आप उस पर शुफ़ा कर सकते हैं। अगर दूसरी बात, अगर कोई शख्स कोई गिफ्ट करता है, किसी को हिब्बा करता है, लेकिन वो हिब्बा वो गिफ्ट बिल इवज़ हो, यानी उसमें उसने रकम वसूल की हो या कुछ रकम वसूल की हो या ये रकम के बदले में मैं हिब्बा कर रहा हूँ, तो उस पे भी शुफ़ा होता है। अगर किसी ने, हमारे यहाँ उसको सट्टा कहते हैं, हम कोई जो एग्रीमेंट टू सेल होता है, उस पे किसी किस्म का शुफ़ा नहीं हो सकता जब तक कि एक मुकम्मल जो है सेल डीड हो ना जाए। लिहाजा ये जो वीडियो है आज इसी पे है। अब ये मैंने पहले आपको इसका तारुफ़ करा दिया है कि जो शुफ़ा है वो एक इस्लामिक लॉ है, और ये इस्लामिक लॉ को अंग्रेज़ी में प्रीएम्पशन कहते हैं, और इस लॉ को इस्तेमाल करने वाले को प्रीएम्प्टार कहते हैं, जो शुफ़ा करता है, और जो ये अपना हक़ जताता है तो उसको फिर हक़ शुफ़ा कहते हैं। तो इस हिस्से में पार्ट 2 में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि किन हिस्सों पर जो है ना वो किस प्रॉपर्टीज़ पर जो है वो शुफ़ा नहीं हो सकता। तो पहले मैं आपको बता दूं कि अगर ऐसी प्रॉपर्टी जो वसीयत के तहत किसी के नाम पर ट्रांसफ़र की गई हो, उस प्रॉपर्टी पर शुफ़ा नहीं हो सकता। वालिद ने किसी वसीयत कर दी और वसीयत के तहत किसी को ये प्रॉपर्टी शिफ्ट हुई, ट्रांसफ़र हुई, उसका इंतकाल हुआ, रजिस्ट्री हुई, तो वसीयत के तहत जो प्रॉपर्टी इंतकाल की जाती है, रजिस्टर की जाती है, आगे दी जाती है, ट्रांसफ़र की जाती है, उस पर शुफ़ा नहीं होता। दूसरा है हिब्बा, यानी सादा हिब्बा हो, गिफ्ट हो सादा, जिस पे पैसे वसूल न किए गए हों, उस तोहफे में दी गई ज़मीन प्रॉपर्टी पर किसी किस्म का शुफ़ा नहीं होता। जो बग़ैर इवज़ के हो, बग़ैर पैसों के सादा हिब्बा गिफ्ट किया जाए, उस पर शुफ़ा नहीं होता। ये दूसरा मैंने आपको पॉइंट बता दिया है। तीसरा पॉइंट है कि जो प्रॉपर्टी विरासत के थ्रू ट्रांसफ़र होती है, एक वारिस को जब प्रॉपर्टी मिलती है, कई वारिस होते हैं, जब आदमी कोई फोत होता है और अपनी प्रॉपर्टी जो है विरासत में छोड़ जाता है, इमूवेबल प्रॉपर्टी, गैर मनकूला जायदाद, जो विरासत में वारिसान को अपने अपने हिस्से ट्रांसफ़र होते हैं, तो उस विरासत में ट्रांसफ़र हुए प्रॉपर्टी पे किसी किस्म का भी शुफ़ा नहीं हो सकता।
चौथी किस्म मैं आपको बता देता हूं, वो है कि अगर कोई प्रॉपर्टी अदालती हुक्म के थ्रू के जरिए किसी को ट्रांसफ़र होती है तो अदालती हुक्म पर की गई जो ट्रांसफ़र है उस पर किसी किस्म का शुफा नहीं होता। अब अदालती हुक्म कैसे हो सकता है? फ़र्ज़ करो एक आदमी ने जो है वो एक लोन लिया बैंक से और उसके बदले में अपनी जायदाद मॉर्गेज रखवाई, रहन रखवाई, और वो लोन बर वक्त अदा न कर सका, तो अदालत में जब बैंक अदालत में जाता है और उसके खिलाफ केस करता है अपने लोन की रिकवरी के लिए, तो अदालत उसकी जो प्रॉपर्टी है जो रहन रखवा गई थी या अटैचमेंट की जाती है उसको नीलामी करती है। तो उस नीलामी में जो ख़रीदार होता है वो जो ज़मीन उसको ट्रांसफ़र होती है अदालत के हुक्म पर, उस पर शुफा नहीं हो सकता। अब पांचवी किस्म मैं आपको बता दूं। पांचवी किस्म वो है कि जब किसी लड़की को हक महर के ज़रिए कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र होती है तो उस हक महर के ज़रिए हासिल की गई प्रॉपर्टी पे किसी किस्म का शुफा नहीं हो सकता। जैसे रिवाज होता है कि लड़का अपनी जायदाद में से अपने नाम पे जो जायदाद है वो ट्रांसफ़र करके देता है, या लड़की को हक महर में जो है गैर मनकूला जायदाद जो दी जाती है उस पर किसी किस्म का शुफा नहीं हो सकता। छठी किस्म मैं आपको बता दूं, वो ये है कि अगर सुलह के ज़रिए कोई प्रॉपर्टी दी जाती है उस पर भी शुफा नहीं होता। सुलह क्या है कि फ़र्ज़ करो कोई कत्ल हो गया, किसी आदमी ने कत्ल कर दिया, बाद में उनका जरगा हुआ, आपस में बैठे और फैसले में जो मकतूल के वरसा हैं उसमें से किसी एक को जो है जायदाद, कातिल की जायदाद दी जाए सुलह के ज़रिए, तो जितनी जायदाद दी जाती है गैर मनकूला उस पे भी किसी किस्म का शुफा नहीं होता। तो ये दूसरे हिस्से में पार्ट 2 में मैंने आपको बता दिया कि किन किन जो है प्रॉपर्टीज़ पे शुफा नहीं हो सकता। ये मेरे जो मैंने नोट्स बनाए उसमें से मुझे ये 6 पॉइंट मिले थे जो मैंने कहा आपको बता दूं, क्योंकि मेरे साथ यंग लॉयर्स भी होते हैं, सीखने वाले भी होते हैं, और ये मालूमात आम लोगों के लिए भी सूदमंद हैं। इससे वो उन्हें मालूम होगा कि इन प्रॉपर्टीज़ पे जो है वो शुफा नहीं हो सकता। अब आज मैं आपको ये बताऊँगा कि शुफे का हक किसको है। अब किस पे हो सकता है, किस पे नहीं हो सकता, ये तो देख लिया आप। जिस पे हो सकता है उस पे वो हक जता कौन सकता है। तो इसमें कानून ने 3 किस्में बताई हैं। वो 3 किस्में जो हैं, पहली उसमें किस्म है जिसको शुफे का हक सबसे पहले है, वो शाफ़ी शरीक है। और शाफ़ी शरीक वो होता है जो उस हिस्से में आपके साथ शरीक हो। फ़र्ज़ करें एक वरासत में एक मकान मिल गया 10-20 मरले का, आप 2 भाई हैं, उन्होंने आधा आधा कर लिया, रह रहे हैं उसमें से। अब एक भाई जो है ना वो अपने मकान को सेल करना चाहता है या उसने सेल कर दिया है उस घर को भाई को बताए बगैर, क्योंकि आजकल हालात ऐसे हैं कि एक दूसरे के साथ बनती नहीं है, भाइयों की भी नहीं बनती। तो उसने वो मकान जो है वो सेल कर दिया। तो सबसे पहला हक अब शाफ़ी शरीक को है, क्योंकि ये उस हिस्से में उसके साथ शरीक है। लिहाजा सबसे पहला हक किसको है कि ये उस मकान पे शुफा करे और शुफे का हक रखता है ये पर। ये शाफ़ी शरीक हो गया। दूसरा हक जो है वो शाफ़ी खलीत है। शाफ़ी खलीत उसको कहते हैं, फ़र्ज़ करो आपकी ज़मीन है और आपके साथ वाली जो ज़मीन है वो फ़रोख्त हो चुकी है और आपको मालूम है कि आप क्या वहाँ से पानी भी सैराब उसी की ज़मीन से होके आता है या उसके साथ आपका कोई मुश्तरका रास्ता है जो आप भी इस्तेमाल करते हैं और वहाँ से जो है ना आपका आता है पानी जिससे आपकी ज़मीनें भी सैराब होती हैं। अब आपको मालूम हुआ कि वो ज़मीन तो फ़लाँ ने ख़रीद ली है, तो आपने सोचा कि जो जिसने ख़रीदी है वो तो बड़ा फटेबाज है, रोलेबाज है, वो कल को मेरा पानी बंद कर सकता है, कल को मेरा रास्ता बंद कर सकता है, मैं अपनी ज़मीन तक कैसे जाऊँगा, सैराब कैसे करूँगा। तो आप कहते हैं कि मैं इस पे शुफा करता हूँ, क्योंकि आप उस पर शुफे का हक रखते हैं, आप शाफ़ी खलीत हैं, तो आपने अपना ये हक जो है वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये दूसरी किस्म है। तीसरी किस्म जो है ना उसमें शाफ़ी जार है। अब शाफ़ी जार ये है कि फ़र्ज़ करें महल्ले में एक मकान बिका, वो जो है उसमें शरीक नहीं है या वो शरीक उस पर शुफा नहीं करना चाहता, उसके पास पैसे नहीं है, वो या नहीं ख़रीदना चाहता, उसका अपना घर बड़ा है, तो आप पड़ोसी हैं या उसी महल्ले में हैं तो आप उस पर शुफा कर दें कि जी क्योंकि मैं शाफ़ी जार हूँ और मैं यहाँ उन्होंने
शरीक ने या खलीत ने या इन दोनों ने किसी ने भी इस पर अपना हक नहीं जताया, तो तीसरा हक फिर मेरा बनता है, जो उसी इलाके में रह रहा हो और उसकी जो है हक बनता हो उसी इलाके में, उसी महल्ले में, तो वो शाफ़ी जार कहलाएगा। उन दो जो हकदार हैं उन्होंने अपना हक इस्तेमाल नहीं किया, तो ये तीसरा हकदार जो है ये अपना हक इस्तेमाल कर सकता है, चाहे वो उसका पड़ोसी ना भी हो, उसी महल्ले में हो या उसी इलाके में हो, ये दूर तक उसका फिर ये हक जाता है उसमें और वो अपना हक शुफा इस्तेमाल कर सकता है। ये 3 किस्में मैंने आज आपको इस वीडियो में बताई है कि जिसमें पहला शाफ़ी शरीक है, फिर शाफ़ी खलीत है, फिर शाफ़ी जार है। ये 3 किस्म के जो लोग हैं वो शुफे का हक रखते हैं, शुफे करने का हक रखते हैं जब भी कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी सेल हो। अब शुफे का जो हक रखने वाले हैं वो उस हक को इस्तेमाल कैसे करेंगे, इसका मैं आपको आज बताता हूँ। इसमें कानून ने 3 तलब रखी हुई हैं। अब समझ लें आम आदमी के लिए कि 3 शराइत रखी हुई हैं कानून ने कि ये 3 शराइत पूरी होनी चाहिए। अब पहली शर्त जो है उसमें वो है तलब मवासिबत। एक बात याद रखिए कि अल्फाज का जो इस्तेमाल है, प्रोनाउंसिएशन है या तलफ़ुज़ है, वो उर्दू में थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है कि जी कोई इसको कैसे पुकारता है कोई कैसे, लेकिन पहला जो वो है वो तलब मुआसफत है कि आप उसकी जो पहली शर्त है वो पूरी करेंगे, जिसको अंग्रेज़ी में जंपिंग डिमांड भी कहा जाता है। अब जंपिंग डिमांड है क्या? जंपिंग डिमांड ये है कि आप किसी जगह बैठे हुए हैं, अपने हुजरे में बैठे हुए हैं, बैठक में बैठे हुए हैं, तो आपको कोई आके बताता है कि जी आपके साथ जो ज़मीन है या घर है या आपके जायदाद के साथ जो जायदाद है वो फ़रोख्त हो चुकी है और फ़लाँ ने ख़रीद लिया है। आप कहते हैं मुझे पता ही नहीं चला और ये उसने फ़रोख्त कर दी, मैं इस पे अपना शुफा करूँगा, ये ज़मीन मुझे ज़रूरत है, मैं ख़रीदूँगा, मुझे ये घर लगता है, ये ज़मीन मेरे साथ है, मैं इसको ज़रूर ख़रीदूँगा। तो ये जंपिंग डिमांड है, ये आपने फ़ौरन करनी है कि ये जंपिंग डिमांड है आपकी। लेकिन ये याद रखिए कि जंपिंग डिमांड में जब आप ये करेंगे, अपना हक का ऐलान करेंगे सबके सामने, तो आपको तारीख याद हो कि किस तारीख को की है, आपको दिन याद हो किस दिन को किया है, आपको टाइम याद हो कि किस टाइम पे किया हुआ है, आपको महीना याद हो, आपको साल याद हो, यानी ये तमाम बातें आपको याद हों। साथ जो गवाहान बैठे हुए हैं, जो 2, 4, 6 बंदे बैठे हुए हैं जिनके सामने आपने इस हक का ऐलान किया, उन गवाहान का भी आपको पता हो और उन गवाहान को भी ये मालूम हो कि ये इसने जो है ऐलान कर दिया था, जिसको जंपिंग डिमांड कहते हैं, तलब मुआसफत कहते हैं कि मैं ये ज़मीन खरीदूंगा। तो इसमें ये चीज़ें ज़रूरी हैं। दूसरा है तलब अशात। अब आपने एक डिमांड तो कर दी कि मैं ये ख़रीदूंगा, तो फिर कानून आपको कहता है कि आप 2 हफ्ते के अंदर अंदर इसको नोटिस भेजें और उसमें अपने इस हक को जताएं और उस नोटिस के साथ आपने लिखना है कि मैं ये ख़रीदता हूँ और मैं ये मेरा हक है और मैं इस पे शुफा का हक रखता हूँ 2 हफ्ते के अंदर। तो उसके साथ वो जो नोटिस भेजें वो रजिस्टर्ड पोस्ट के ज़रिए भेजें, पाकिस्तान पोस्ट पे भेजें। उसके साथ एडी कार्ड भी लगाएं जिसको कहते हैं एक्नॉलेजमेंट ड्यू कार्ड, जो साइन होके वापस भेजने वाले के पास आता है। इसको किसी भी कोरियर पे ना भेजें, क्योंकि याद रखें कोरियर अपना रिकॉर्ड नहीं रखते, जबकि पोस्ट ऑफिस में हर चीज़ का अपना एक रिकॉर्ड होता है। रजिस्टर्ड पोस्ट आप भेजते हैं, उस पर एडी कार्ड लगाएं, एडी कार्ड पे अपना वापसी का एड्रेस लिखें। जब उसको नोटिस मिलेगा तो ये वाला आपके पास रिकॉर्ड आ जाएगा कि मेरा नोटिस उसको मिल चुका है कि, और उसमें आपने लिखा है कि मैंने ये अपना हक जो इस्तेमाल किया था कि मैंने कहा था मैं शुफा करूंगा, तो मेरे साथ फ़लाँ फ़लाँ लोग बैठे हुए थे, फ़लाँ तारीख थी, फ़लाँ महीना था, फ़लाँ दिन था, फ़लाँ टाइम था, फ़लाँ साल था, फ़लाँ गवाहान थे, और ये आपने उसमें वो कर देना है, लिख देना है नोटिस में। और वो जो पोस्ट ऑफिस है, वो पोस्ट ऑफिस से जो जाती है रजिस्टर पोस्ट, वो भी आपका एक पोस्टमैन भी आपका गवाह होगा उसमें, ये भी आप, ये दूसरा आपका हक है। तीसरा है तलब खसूमत कि तलब खसूमत उसको कहते हैं कि आपने दावा दायर करेंगे, यानी आपको अब पहला आपने कर दिया कि ऐलान किया, फिर आपने तलब इशात किया कि आपने उसको नोटिस भेज दिया। तीसरा आपको जब इल्म हुआ कि जी
ये ज़मीन जब आपने बैनामा हो गई, बै हो गई, सेल हो गई, या जो है इंतकाल उस पर दर्ज हुआ या रजिस्ट्री दर्ज हुआ। तीसरी बात ये भी रख लें कि अगर इंतकाल भी दर्ज नहीं हुआ, रजिस्ट्री भी दर्ज नहीं हुई, लेकिन उस शख्स को कब्ज़ा मिल गया और आप अपनी ज़मीन पे जाते हैं और वहाँ देखते हैं कि वो शख्स आया हुआ है और आपको समझ आ गई कि ये जो शख्स है ये बड़ा फड्डेबाज है, रोलेबाज है, ये तो कल को मेरे लिए मसाइल पैदा करेगा, तो आप उसको कब्ज़ा मिला है लेकिन उसने इंतकाल और रजिस्ट्री अभी नहीं की, तो आप उस पर भी शुफा कर सकते हैं कि आपको कब्ज़ा हो गए। तो ये सेल डीड आपके हाथ लग गई, इंतकाल लग गया, रजिस्ट्री आ गई, या दोनों नहीं है, या आपको मालूम हो कि कब्ज़ा कर लिया उसने, तो आपने उसको जो है तीसरा जो ये है केस करने का, ये आपने करना है। ये तीसरी जो खसूमत वाली है, ये आपने अपना हक इस्तेमाल करना है। और इसमें जो बात कहने वाली थी वो ये है कि ये हक आपको 4 महीने तक हासिल है, यानी 4 महीने तक आप उस पर दावा दायर करेंगे जिसका आपको मालूम हो गया था और आपने पहले वो पूरी की शर्त मवासपत की इशात की। फिर आपको कानून कहता है कि आपने इस पे अब 4 महीने के अंदर अंदर आप इस पर दावा दायर करें। फ़र्ज़ करें आपको रजिस्ट्री नहीं मिली, इंतकाल नहीं मिली, लेकिन उस शख्स का आपको इल्म हो गया कि कब्ज़ा ले लिया उसने। अब कब्ज़ा ले लिया है तो अब आपको ये इल्म हो गया तो आपने उस पर दावा दायर करना है। ये तलबे खसूमत जो है ये तीसरी किस्म है। दावा आपने कितने वक्त में दायर करना है? 4 महीने में। अगर 4 महीने गुजर चुके हैं तो आप दावा दायर नहीं कर सकते, आप अपना हक खो चुके हैं। तो अब इस हिस्से में मैं आपको ये बताऊंगा कि जब आपने पिछले हिस्से में बताया आपको कि आपने जो है ना वो पहली जो उसकी थी जंपिंग डिमांड थी शुफा के लिए, कि शुफे के हिस्से चल रहे हैं, पार्ट चल रहे हैं, कि पहली आपने जो उसमें सबसे पहले जंपिंग डिमांड थी, वो जंपिंग डिमांड जो थी तलब मास्पत थी, वो आपने पूरी कर दी। आपने तलब इशात भी कर ली, नोटिस भी जारी कर दिया, आपने उसके बाद खसूमत दावा दायर कर दिया और दावे के लिए आपके लिए 4 माह का टाइम था, वो 4 माह के अंदर दाखिल कर दिया। अब पैसे कितने जमा कराने हैं? ज़ाहिर है पैसे आपने उसके जो है वो अब टोटल मालियत का 1/3 आपने जमा कराना है। फ़र्ज़ करो 1 करोड़ की जायदाद है तो आपने कम से कम जो है ना उसके जो 35-36 लाख रुपए हैं 1/3 वो आपने जमा कराने हैं। अगर उसके 2 हकदार हैं, 2 शुफे करने वाले हैं, मकान के इस तरफ वाला भी है और उस तरफ वाला भी है, दोनों इंटरेस्टेड हैं, तो दोनों 1/3 जमा कराएंगे और 1/3 यानी टोटल मालियत का जो है वो जो है 1/3 हिस्सा यानी करोड़ का 35-36 लाख रुपए बनता है, वो आपने जमा कराना है। ये रकम क्यों जमा करानी है? ये इसलिए आपने जमा करानी है, ये जब आप दावा दायर कर लेंगे तो अदालत आपको 30 दिन का टाइम देती है कि 30 दिन के अंदर जो है ना ज़र शुफा आप जमा कराएं 1/3। और 1/3 का हुक्म इसलिए दिया जाता है कि अगर ये 1/3 आप जमा करा रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आप इस ज़मीन को, इस जायदाद को ख़रीदने के बारे में दिलचस्पी रखते हैं और संजीदा हैं। क्योंकि अक्सर ये दावे तंग करने के लिए किए जाते हैं, अक्सर ये दावे जो है ना पैसे बटोरने के लिए किए जाते हैं, तो इसलिए नोटिस भेज दिए जाते हैं, आगे पैसे जमा नहीं कराते। तो ये आपने 30 दिन के अंदर जो है ना ये 1/3 रकम जमा करानी है। अब गवाहान में कौन कौन होगा आपके? जब आपने दावा कर दिया, रकम भी जमा करा दी, तो आप प्रियमटार हो गए बजाते खुद गवाह के आपने जंपिंग डिमांड की थी। आपको किसी ने इन्फॉर्म जो किया था, जो शुरू में मैं नहीं बता सका आपको, कि इन्फॉर्म जो आपको करता है ना आके आपको चौक पे, आपके घर में, आपकी बैठक में, आपके हुजरे में आके बताता है आपको कि फ़लाँ ने तो वो ज़मीन बेच दी है, तो वो आपका इन्फॉर्मर है, यानी जिसने आपको मालूमात फराहम की, वो भी आपका गवाह होगा। आपके साथ जो उस महफिल में बैठे हुए लोग थे वो भी आपके गवाहान होंगे। आपका जो पोस्टमैन है जो वो ले गया था और उसने उसको डिलीवर किया था वो नोटिस, वो भी आपका गवाह होगा। ये सारे मिल मिला के आपके जब गवाह होंगे तो ये आपका दावा मजबूत होगा। लेकिन याद रखिएगा कि दावा जो है वो आपका जो वक्त है, आपकी तारीख है, आपका दिन है, आपका महीना है, आपका साल है, आपकी जगह है, ये सबको याद हो। ये अक्सर नाकाम शुफे इसलिए हो जाते हैं कि इन चीज़ों में इख्तिलाफ होता है। कोई कहता है शाम का वक्त था, कोई कहता है दिन था, कोई कहता है कल इसने कहा था, कोई कहता है नहीं नहीं इसने तो परसों कहा था। तो जब ये आप पे जरा होती है, आप अदालत में ये गवाह जाते हैं तो इन चीज़ों में कंफ्यूज हो जाते हैं, जिसकी वजह से अगर डिफरेंस आ गया वक्त में, दिन में, तारीख़ में, तो आपका वो शुफा काम का नहीं
है। अब अगर कोई सवाल पूछे कि क्या मुख्तार ख़ास जो है या मुख्तार आम है, वो भी केस, क्योंकि उसको ये मुख्तार आम को आप सारे वो हासिल होते हैं हकूक़, तो वो भी दावा शुफा का कर सकता है। तो शुफे को कामयाब करने के लिए आपका ये सब जो है, ये जो चीज़ें मैंने बताई हैं, ये सब की एक जैसी हों, बशर्ते आप बसूरत दीगर आपका ये जो दावा है शुफा का, ये नाकाम हो सकता है। और आज के दौर में अक्सर नाकाम इसलिए होते हैं कि इन चीज़ें जो है ना ये पूरी नहीं होती। दूसरी बात यह है कि हमारी नीयतों में फतूर होता है, हमने वो जायदाद नहीं ख़रीदनी होती, महज दूसरे को तंग करने के लिए नोटिस करते हैं ताकि उससे कुछ पैसे बटोर लिए जाएँ। उम्मीद है आपको ये सारे हिस्से पसंद आए होंगे। अगर पसंद आए हैं तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और कोई सवाल हो तो हमें आगाह कीजिए। इजाज़त चाहूँगा, अल्लाह ने के बाद।